नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर शुरू होने वाला ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट एक बार फिर गरमा गया है। इस दफा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक आलेख लिखकर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को देश के पर्यावरण और मूल्यों के साथ विश्वासघात कहा है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल उठाते हुए कहा है कि इस प्रोजेक्ट से ग्रेट निकोबार के पर्यावरण, वहां के जलीय जीवन और वहां बसे हुए दुर्लभ प्रजाति के मनुष्यों के जीवन पर खतरा पैदा हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को जिस तरह से आनन फानन में मंजूरियां दी गई हैं, वे सारी मंजूरियां सवालों के घेरे में हैं। आइए आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। उससे पहले यह बता दें कि सोनिया गांधी ने आज द हिंदू में एक लंबा आलेख लिखा है। उसमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने अपने आलेख में कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लागू होने से जिस तरह के भीमकाय विशालकाय निर्माण कार्य इस द्वीप पर होंगे, उससे हजारों तरह की वनस्पतियां, जलीय जीव जंतु और पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराने समय के जनजातीय लोगों पर खतरा पैदा हो जाएगा। निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों के जो गिने चुने लोग इस द्वीप समूह पर, इस द्वीप पर बचे हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। सोनिया गांधी ने इस प्रोजेक्ट को देश के पर्यावरण और मूल्यों के साथ विश्वासघात कहा है। आइए आपको बताते हैं ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट दरअसल में है क्या। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के एक सुदूर पूर्व कोने, एक अंतिम सिरे पर मौजूद ग्रेट निकोबार द्वीप में लागू होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में ग्रेट निकोबार में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह यानी पोर्ट बनाया जाएगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक ग्रीन मेगा सिटी, एक टाउनशिप स्थापित की जाएगी और एक बहुत बड़ा बिजली घर बनाया जाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट में ग्रेट निकोबार की वो तमाम वन भूमि शामिल होगी जो अब तक पूरी तरह से संरक्षित थी। वन अधिकार अधिनियम में जिस जमीन को, जिस वन क्षेत्र को, जिस जंगल को, जिस तटीय क्षेत्र को संरक्षित रखा गया था, उसमें से बहुत बड़े हिस्से पर यह प्रोजेक्ट बनेगा, स्थापित होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब करीब 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। हजारों वन्य जीव, हजारों जलीय जीव विस्थापित होंगे या नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा है इस क्षेत्र में बसे हुए जनजाति समूह के इंसानों पर। निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों के इस वक्त दुनिया में मात्र कुछ मौजूद हैं और वे इस ग्रेट निकोबार द्वीप के सुदूर कोनों में बसे हुए हैं। उन तक पहुंचना भी मुश्किल है, उनसे संवाद भी नहीं हो पाता। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट वहां बनेगा तो ये सारे आदिवासी, ये जनजातीय लोग कहां जाएंगे, वे किस तरह बेघर बार हो जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके अलावा इस इलाके में एक कछुआ होता है जिसे लेदर बैक टर्टल कहा जाता है। वो पूरी दुनिया में अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के चुनिंदा स्थानों पर मौजूद है, उसकी बसाहट है। और अगर ये प्रोजेक्ट वहां बना, तटीय क्षेत्र में निर्माण कार्य हुए जो कि होंगे ही बंदरगाह बनने के लिए, तो ये कछुए भी अपना रहवास, अपना ठिकाना, अपनी बसाहट खो बैठेंगे। इसके अलावा एक पक्षी होता है मेगापॉड नाम का। यह पक्षी भी दुर्लभ जाति का पक्षी है। इस प्रजाति के पक्षी दुनिया भर में सिर्फ ग्रेट निकोबार द्वीप में ही पाए जाते हैं।
इनका ठिकाना भी लाखों पेड़ कटने से बर्बाद हो जाएगा। हमने 2022 में अंडमान निकोबार जाकर इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एक वीडियो तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट के लागू होने से और क्या क्या बर्बादी आएगी, इसका खुलासा हमारे उस वीडियो में हुआ था। आइए आपको उस पुराने वीडियो की तरफ लिए चलते हैं। मैं इस वक्त देश के कोने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हूँ। मेरे पीछे बंगाल की खाड़ी में हरहराता हुआ ये हिंद महासागर आप देख रहे हैं, और यहाँ से कुछ 100 मील की दूरी पर इसी द्वीप समूह के एक हिस्से निकोबार द्वीप समूह पर एक बड़ी आफत आने वाली है। और वो आफत आ रही है निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में एक बहुत बड़ी परियोजना के लागू होने से। आइए हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि ग्रेट निकोबार, जो निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार, वहाँ भारत सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने जा रही है। वहाँ भारत सरकार एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रही है, और वहाँ पर भारत सरकार एक ग्रीन फील्ड तटीय शहर बसाने जा रही है। और इस सब को बसाने के बाद, एक इंटरनेशनल पोर्ट को बनाने के बाद किसे सौंपा जाएगा, इसका अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ग्रेट निकोबार में बनने वाला पोर्ट, बंदरगाह किस धन्ना सेठ के हवाले होगा। सवाल उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है कि आखिर इस ट्रांजिट पोर्ट, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ग्रीनफील्ड सिटी से ग्रेट निकोबार किस तरह तबाह होगा, उसकी चिंता करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सिलसिलेवार हम आपको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है। सन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य भूमि से अंडमान निकोबार तक के लिए ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन किया था। यानी अंडमान निकोबार में इंटरनेट अच्छी स्पीड से लोगों को मिल सके, ये सुविधा वहाँ स्थापित हो सके, इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन समुद्र के अंदर से, समुद्री ऑप्टिकल लाइन बिछाई गई है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना दी थी देश को कि आने वाले समय में निकोबार में, ग्रेट निकोबार द्वीप में एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बनाया जाने वाला है। और इसके बाद नीति आयोग ने इस ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसका दृष्टि पत्र तैयार किया, जिसमें पूरा खुलासा है इस योजना का। नीति आयोग के बाद 2 कंपनियों को इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। एक का नाम है मेसर्स विमता लैब्स और दूसरी का नाम है AECOM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों ने इसका पूरा प्रारूप तैयार किया, और तब सामने आया कि ग्रेट निकोबार को एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक ग्रीनफील्ड सिटी बसाने के लिए चुना गया है। ये ट्रांजिट पोर्ट क्या होता है, पहले इसे समझ लें, फिर ग्रेट निकोबार के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार है, समुद्री जो मार्ग हैं, जिन मार्गों से होकर गुजरते हैं, उसमें भारत का ये जो कोना है, हमारा ध्रुव दक्षिण का कोना है, वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा जो निकोबार, ग्रेट निकोबार समूह है, ग्रेट निकोबार द्वीप है, और जो निकोबार द्वीप समूह है, वो कोलंबो और सिंगापुर से समान दूरी पर है। ये इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर है, यानी ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से दुनिया भर के जहाज, मालवाहक जहाज एक स्थान से सामान लेकर दूसरे स्थान पर जाते हैं। और तभी एक ट्रांजिट पोर्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ पर दुनिया के दूसरे देशों से, दूसरे तीसरे दसियों देशों से माल आए और एक ठिकाने पर उतरकर, एक बंदरगाह पर उतरकर, बाकी वहाँ से अगला रास्ता वो तय करे दूसरे देशों को जाने। जैसे दुबई के पास बहुत बड़ा आधुनिक मानव निर्मित बंदरगाह है,
जेबुल अली, कोलंबो है, सिंगापुर है, हांगकांग है, क्लैंग पोर्ट है। हमारे पास अपना कोई ऐसा ट्रांजिट पोर्ट नहीं था। इस ट्रांजिट पोर्ट के बारे में बात कई दशकों से हो रही थी, लेकिन आमतौर पर हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र की जो महत्ता है, उसका जो सामरिक महत्व है और इसके अलावा जो उसका पर्यावरणीय महत्व है, उसके कारण ये प्रस्ताव खारिज होता रहा। लेकिन अब भारत सरकार के वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी। इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत सरकार लागू करने जा रही है। इसके लिए इससे पहले विशेषज्ञों की समिति में विचार विमर्श हुआ। जो कायदा है इस तरह की योजनाओं के लिए, संबंधित क्षेत्र के लोगों से बात करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो संस्थाएं और व्यक्ति काम कर रहे हैं उनसे परिसंवाद करना, परिचर्चा करना, वो सब पूरी हो चुकी है और अब इसे मंजूरी मिल गई है। यद्यपि जब इसके बारे में चर्चा हुई तब पर्यावरण विशेषज्ञ, समाज सेवी संगठनों ने, सिविल सोसाइटी ने, पत्रकारों ने, विशेषज्ञों ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें अनसुना करके योजना को मंजूरी दे दी गई है। अब इस योजना का क्या प्रभाव होने जा रहा है और ग्रेट निकोबार की क्या विशेषता है, उस पर हम बात करते हैं। ग्रेट निकोबार हमारे देश का ध्रुव दक्षिण सिरा है, यानी भारत भूमि का अंतिम छोर ग्रेट निकोबार है और वहाँ पर भी जो इंदिरा पॉइंट, वो हमारे देश की आखिरी सीमाएं, आखिरी छोर है। आपको याद होगा 2004 की सुनामी में ये इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था, डूब गया था। ग्रेट निकोबार कुल 911 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत छोटा सा द्वीप है। और उस 911 वर्ग किलोमीटर में से इस प्रोजेक्ट के लिए, ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट मेगा प्रोजेक्ट के लिए करीब करीब 166 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चुना गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रेट निकोबार दुनिया के सबसे ज़्यादा संरक्षित और महत्वपूर्ण वर्षा वनों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण वर्षा वन ग्रेट निकोबार में है और उन वर्षा वनों में हजारों प्रजातियां, हजारों जलीय जीव, वनस्पतियां, पेड़ पौधे हैं जो सदियों से, सहस्त्राब्दियों से वहाँ बसे हुए हैं, वहाँ उगे हुए हैं। इन्हें उजाड़ने का काम भी इस प्रोजेक्ट में होगा। 130 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को डी नोटिफाई कर दिया गया है। उसका जो संरक्षित, जो उसकी स्थिति थी, उसे अब हटा लिया गया है। और ऐसा होने पर इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रेट निकोबार से 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रेन वाटर फॉरेस्ट, वर्षा वनों में से एक ग्रेट निकोबार के जंगलों में से 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इन पेड़ों को काटने के एवज में जो दूसरी जगह पेड़ लगाए जाएंगे, वो बहुत ही हैरत अंगेज बात है। भारत सरकार की अपनी नीति है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वन पर्यावरण मंत्रालय के नियम है कि किसी भी कार्य के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, निर्माण कार्य के लिए, सड़क के लिए, पुल के लिए, पोर्ट के लिए अगर आप पेड़ काटते हैं तो उससे ज़्यादा पेड़ कहीं दूसरी जगह आपको लगाना होगा। ये जो वनीकरण हो रहा है, ग्रेट निकोबार के 8.5 लाख पेड़ काटकर, जिसे प्रतिपूरक वनीकरण कहते हैं, उसके लिए प्रारंभिक तौर पर हरियाणा की अरावली पर्वत श्रृंखला को चुना गया है। यानी ग्रेट निकोबार से करीब करीब 3000 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला पर पेड़ लगाए जाएंगे। बीच में ये बात भी सामने आई थी कि शायद मध्य प्रदेश में भी एक RTI के जरिए पूछा गया था कि ग्रेट निकोबार में जो पेड़ कट रहे हैं उसके एवज में प्रतिपूरक वन कहाँ लगेंगे। तो जानकारी तो नहीं दी जा रही, लेकिन अन्य स्रोतों से मालूम हुआ कि हरियाणा या मध्य प्रदेश में ये वनीकरण होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, हजारों साल में विकसित ग्रेट निकोबार के वर्षा वन कितने 100 साल, कितनी सदियों बाद अरावली या मध्य प्रदेश में कहीं विकसित हो पाएंगे और क्या वो ज़रूरत पूरी कर सकेंगे,
जो निकोबार के वर्षावन पूरी करते हैं, यकीनन नहीं कर सकते। इसके अलावा करीब 1700 प्रकार की अन्य वनस्पतियां वहां पर हैं। कई जीव जंतु ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रेट निकोबार में पाए जाते हैं, जैसे एक लेदर बैक टर्टल है, वो दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इसी ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। उसका घर है, उसका बसेरा है ग्रेट निकोबार, उसका घरौंदा है, वो भी इसकी चपेट में आने वाला है। इसके अलावा एक मेगापॉड नाम का पक्षी है, वो भी ख़ास तौर से इस क्षेत्र में मिलता है। और जब ये एक मेगा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार में बंदरगाह, हवाई अड्डा बनने वाला है, बनेगा, तब ये पक्षी अपने घरौंदे से बिछड़ जाएगा। सरकार का दावा है, योजनाकारों का दावा है कि इस लेदर बैक टर्टल और इस पक्षी के लिए और तमाम और ऐसे जीव जंतुओं के लिए दूसरी जगह अभयारण्य विकसित किए जाएंगे दूसरे कोने में निकोबार के। लेकिन आप सब जानते हैं, पारिस्थितिकी विशेषज्ञ कहते हैं, वन्य जीव विशेषज्ञ कहते हैं, जलीय जीवों के विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे जीव जंतु बहुत आसानी से नई जगह अपना घरौंदा, अपना घोंसला नहीं बनाते। इसके अलावा मैंग्रोव हैं, जो तटीय क्षेत्रों में होने वाले पेड़ और झाड़ियां हैं, वो बहुत बड़ी संपदा है ग्रेट निकोबार की। सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में वो भी इसकी चपेट में आने वाली है। उसकी प्रतिपूर्ति बहुत आसानी से संभव नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा जिन लोगों पर है इस योजना का, वे हमारे पुरखे हैं, इस धरती के पूर्वज, सबसे पुराने जनजातीय शोम्पेन आदिवासी, निकोबारी आदिवासी, ये दोनों जनजातियां इसी ग्रेट निकोबार क्षेत्र में रहती हैं। मंगोलाइड शोम्पेन की तो संख्या ही मात्र 200 बची है ग्रेट निकोबार में। निकोबारी भी 1000-1200 से अधिक नहीं है। जब ये जनजातियां इस क्षेत्र से विस्थापित की जाएंगी, जिन तक पहुंचना संभव नहीं है, जिनसे संवाद संभव नहीं है, वे अपने क्षेत्र से, अपने सदियों, हजारों साल पुराने रहवास से बाहर कर दिए जाएंगे। उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। वे और दूसरी क्षेत्रों में कैसे जाएंगे, कैसे वहाँ बसेंगे, कोई नहीं जानता। दुनिया के सबसे आदिम पुरखे हैं शोम्पेन आदिवासी। पोर्ट ब्लेयर के पत्रकार जुबैर अहमद कहते हैं कि शोम्पेन के लिए तो ये मौत की घंटी है ये प्रोजेक्ट। इसके बावजूद खतरे की इस घंटी को सुनने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं। 75,000 करोड़ की लागत से शुरू हो रही ये योजना अगले 30 सालों में पूरी होगी, और जब तक ये पूरी होगी तब तक 6.5 लाख लोग बाहर से लाकर इस ग्रेट निकोबार में बसाए जाएंगे। यानी जिस निकोबार की कुल आबादी 8,000 है आज की तारीख में, 8,000 लोगों के रहवास के क्षेत्र टापू पर 6.5 लाख लोग बाहर से लाकर बसाए जाएंगे। दुनिया की आधुनिकतम मशीनें, एक पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी वहाँ होगा। हवाई जहाज आएंगे जाएंगे, पानी के जहाज बड़े बड़े आएंगे जाएंगे। तब इन 6.5 लाख लोगों की बस्ती के सामने हमारे वे आदिम पुरखे, जिनकी कुल संख्या 1500 से भी कम है, वे कहाँ, किस कोने में जाकर बसेंगे, कोई नहीं जानता। और इस परियोजना के लिए केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जब मंजूरी दी है, उसके साथ साथ इस क्षेत्र में जनजातियों के लिए जो संरक्षित क्षेत्र हैं उसे भी डी नोटिफाई किया जा रहा है। यानी जिन क्षेत्रों में सिर्फ ये लोग रहते थे, वे अब संरक्षित क्षेत्र नहीं रहे। इस बड़ी परियोजना को लेकर जितने दावे, आपत्तियां थे, उन सब को खारिज करके मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। तब ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि भारत सरकार इस पोर्ट को, इस एयरपोर्ट को बनाकर किसी बड़े धन्ना सेठ को तो नहीं सौंप देगी। आप सब जानते हैं कि इस वक्त देश के सारे पोर्ट, लगभग सारे पोर्ट अडानी के हाथ में है। एयरपोर्ट बिक रहे हैं, वे भी अडानी के हाथ में है उनका संचालन। तो सवाल ये भी है कि ग्रेट निकोबार पर बनने वाला
ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ग्रीन फील्ड सिटी, ये सब आने वाले कल में किसी अडानी या अंबानी की मिल्कियत तो नहीं हो जाएगी। सरकार पैसा खर्च करेगी। इस वक्त 75,000 करोड़ की परियोजना है, पूरी होते होते 2050 तक इसे पूरा होना है। तब तक कितने लाख करोड़ की योजना हो जाएगी, और वो सब सरकारी पैसा, जनता का पैसा खर्च करने के बाद ये पूरी परियोजना किसी सेठ के हाथों में होगी, और इसकी कीमत अदा कर रहे होंगे हमारे आदिम पुरखे, शौमपेन आदिवासी, निकोबारी आदिवासी, हमारे जलीय जीव, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ, दुनिया का सबसे बड़ों में से एक वर्षा वन का क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात यह कि इस योजना को सामरिक दृष्टि से भी अब तक टाला जाता रहा है, क्योंकि हमारे समुद्र तट का ये एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, बहुत महत्वपूर्ण सिरा है जो नौसेना के पास है आज तक। और जब यहाँ पूरी दुनिया से मालवाहक जहाज आने लगेंगे तो हमारी समुद्र तटीय जो सुरक्षा है उस पर भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन इतना तय है कि ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार के जीवन को, वहाँ के जनजीवन को, वहाँ की वनस्पतियों को, वहाँ के जीव जंतुओं को पूरी तरीके से तबाह करने वाली होगी। लेकिन भारत सरकार किसी की भी आपत्ति सुनने को तैयार नहीं। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से लेकर जनजातीय परिषद तक की मंजूरी हासिल कर ली है, जबकि स्थानीय जनजाति परिषद इस प्रोजेक्ट पर पहले आपत्ति करती रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जुएल ओरांव को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट पर कई तरह के सवाल और आपत्तियां दर्ज कराई थी। इसके बावजूद अब सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह लागू करने पर उतारू है। तो इस तफसील के बाद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र सरकार, ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो मेगा प्रोजेक्ट लाने वाली है, उस प्रोजेक्ट से किस तरह की तबाही आने वाली है, किस तरह ग्रेट निकोबार का पर्यावरण, वहां के जलीय जीव, मैंग्रोव और वहां के आदिवासी विस्थापित होंगे और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सरकार इस प्रोजेक्ट को बनाने और तैयार होने के बाद किसे सौंपने वाली है, इसका अंदाजा भी आप इस वीडियो से लगा सकेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।